अस्सलामुअलैकुम। इकरारुल हसन ने पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम और स्कूलों में होने वाले एक घटिया फ़ेल के बारे में एक दिलखराश वाक़या बयान किया कि ये ब्रेक ख़त्म होने के बाद का वक्त था। यूँ तो रोज़ाना पूरे 40 मिनट की ब्रेक दी जाती थी, मगर आज न जाने क्या हुआ था कि 25 मिनट पर ही ब्रेक ख़त्म होने की घंटी बजा दी गई थी और तमाम तलबा को अपनी अपनी जमातों में जाने का कह दिया था। लड़कियों को अपनी अपनी जमातों में बैठे 20 मिनट गुजर गए थे, मगर अब तक इनकी जमात में कोई उस्तानी नहीं आई थी। यूँ तो सब तक उड़ती उड़ती खबर पहुंच चुकी थी कि आज स्कूल में कोई गैर मामूली वाक़या हुआ है, लेकिन वो वाक़या क्या था, इसके बारे में बच्चियां अभी तक अपनी अपनी सोच के मुताबिक चहमगोइयाँ करने में मसरूफ़ थीं कि जब ही स्पीकर पर उभरने वाली आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया था। सभी के कान खड़े हो चुके थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में मौजूद तमाम बच्चियों को स्कूल के ग्राउंड में जमा होने को कहा था, जिसके बाद सारी बच्चियां अपनी अपनी जमातों से निकली थीं और भागते भागते ग्राउंड में आकर जमा होते जा रही थीं। ग्राउंड में प्रिंसिपल के स्कूल का तमाम स्टाफ मौजूद था। माली और आया भी वहीं पर थी। स्कूल के गार्ड्स को भी बुलवाया गया था। तमाम बच्चियों को कतार बनवा कर खड़ा किया गया और इसके बाद प्रिंसिपल ने उस्तानियों को कोई इशारा किया था, जिसके बाद उस्तानियाँ एक एक करके कतार की तरफ बढ़ती बच्चियों की चेकिंग करने लगी थी। बच्चियों को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले हंगामी सूरत हाल में ग्राउंड में बुलवाना और अब ये चेकिंग, बार बार पूछने पर भी उन्हें उस्तानियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। जब सारी बच्चियों की चेकिंग कर ली गई तो इसके बाद प्रिंसिपल ने और स्कूल गेट पर मौजूद चपड़ासी को स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानब भेजा था, ताकि वो अंदर जाकर अच्छी तरह चेक करके आए कि कोई बच्ची अंदर तो नहीं। 10 मिनट बाद वो लोग भी वापस आ गए और प्रिंसिपल को अंदर किसी के ना होने का बताया था, जिसके बाद प्रिंसिपल के चेहरे पर परेशानी के तासरात मज़ीद उभर आए थे। प्रिंसिपल ने पुरसूस नज़र तमाम बच्चियों पर डाली थी और इसके बाद इन्हें अपने अपने क्लासरूम्स में जाने की इजाज़त दे दी थी। बच्चियां यूं ही कतारों में की शक्ल में स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानब बढ़ रही थी, जबकि इनके कुछ फैसले पर खड़ी प्रिंसिपल गहरी नज़रों से इन्हें जाता हुआ देखने लगी थी। तमाम बच्चियों को क्लासरूम्स में भेजने के बाद प्रिंसिपल ने एक मरतबा फिर से सारे स्टाफ को स्टाफ रूम में बुलाया था और पिछले 1 घंटे से जारी शुदा मीटिंग फिर से शुरू कर दी गई थी। स्कूल की प्रिंसिपल सख्त परेशान थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। इसे कुछ भी करके हकीकत का पता चलाना था, नहीं तो बात इसकी नौकरी पर आ सकती थी। और सिर्फ इसकी नौकरी नहीं, बल्कि आज जो वाक़या हुआ था, अगर वो गलती से भी बाहर निकल जाता तो स्कूल की सारी साख खराब हो जानी थी। लेकिन प्रिंसिपल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हकीकत तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे। कोई इतनी छोटी बात ना थी कि जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता या भुला दिया जाता। कोई अदारा भला कैसे ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि इसके अदारे के अंदर कोई गलत काम हो रहा हो, और काम भी ऐसा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। प्रिंसिपल एक मरतबा फिर से 1 घंटा कबल होने वाले वाक़े पर नज़रसानी करने लगी थी। 11:15 का वक्त था। स्कूल की ब्रेक हुई थी। अभी सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे जब प्रिंसिपल ने अपने लिए लंच मंगवाया था और फिर अपने कमरे से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ आ गई, ताकि स्टाफ रूम में टीचरों को आगाह कर सके कि आज तमाम बच्चियों की डायरी पर फर्स्ट टर्म की डेट शीट लाजमी कर दें, क्योंकि इम्तहानात शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। यही सब कहने वो स्टाफ रूम में आई थी, लेकिन जो ही वो स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची, ऐन इसी वक्त इसके कानों में किसी नौमलूद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी गई थी। प्रिंसिपल ने मुड़कर अपने इर्द गिर्द देखा था। स्कूल में नौमलूद बच्चे के रोने की आवाज़ हैरान कुन थी। ये आवाज़ तो सिर्फ अस्पतालों और क्लिनिक वगैरह पर सुनी जाती है। तो फिर स्कूल में एक लम्हे को प्रिंसिपल ने सोचा, शायद किसी बच्ची की माँ स्कूल आई हो और इसके साथ कोई बच्चा हो। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह थी कि अगर कोई औरत आई भी थी तो इस कदर छोटे बच्चे को साथ किस तरह ला सकती थी, क्योंकि जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बच्चा अभी दुनिया में आया हो और ये इस बच्चे के रोने की पहली आवाज़ हो। प्रिंसिपल को दरवाजे पर खड़ा देखकर कुछ टीचर्स भी उठकर इसके आसपास आन बान खड़ी हो गई और उन्होंने भी वो आवाज़ बखूबी सुनी थी। बच्चे के रोने की आवाज़ थोड़ी देर ही आई थी, इसके बाद खामोशी छा गई थी। प्रिंसिपल हैरानगी से दूसरों की जानब देखती हुई आवाज़ के ताक़ुब में चल पड़ी थी। टीचर्स भी हमारे तजस्सुस के इसके पीछे पीछे हो रहे थे और इनको ये बात समझने में देर ना लगी कि बिलाशुबा ये आवाज़ स्टाफ रूम के टॉयलेट से ही आ रही थी, जहाँ टीचर्स थे। और यही बात इन सब के लिए ज़्यादा हैरान कुन थी कि इनमें से तो कोई भी टीचर इस हालत में ना थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर स्टाफ वाशरूम में कौन था।
वो सब चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसकी वजह से अंदर के मनाजर बगैर किसी दखल के देख सकती थी। जो ही उन्होंने सामने देखा, एकदम से सब हैरत के गहरे समंदर में उतर गई। सामने का मंजर देखकर इनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी कि उन्होंने देखा कि इनके सामने एक 7 साला बच्ची, जो कि दोम क्लास की तलबा थी, अपने हाथों में एक नवमौलूद बच्ची को उठाए इसको उलट पलट कर देखने में मसरूफ़ थी, और दूसरा हाथ इसने ज़ोर से नवमौलूद बच्चे के मुंह पर रखा हुआ था ताकि इसके रोने की आवाज़ बाहर ना आए। अब न जाने इसने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर अनजाने में ये बात इन्हें फिलवक्त समझ ना आई थी। प्रिंसिपल ने फ़ौरन से पहले अपनी आया को बुलाया, जो कि एक तौलिया लेकर आई थी, और फिर प्रिंसिपल के कहने पर इसने इस 7 साला बच्ची के हाथ से वो बच्चा लिया था। इन सब का शक था, बच्चा बिल्कुल नंग धड़ंग हालत में था और इसकी अभी सफाई भी नहीं की गई थी। इसकी पैदाइश हुए वह मुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन वो सब के सब बेहद परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वॉशरूम में इस 7 साला बच्ची के अलावा और कोई भी ना था। टीचर्स फ़ौरन इस बच्ची की तरफ बढ़ी थी ताकि इससे कुछ पूछताछ कर सके, मगर इससे पहले कि बच्ची ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। बच्ची की पूरी वर्दी खून से भरी हुई थी। शायद बच्ची को उठाने की वजह से इसकी सारी वर्दी ख़राब हो गई थी। प्रिंसिपल ने टीचर को रोका और ख़ुद बच्ची की तरफ गई और इसे प्यार से पछकारते हुए बोली कि आया आंटी से हाथ मुँह धुलवा कर स्टाफ रूम में आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं। चॉकलेट का नाम सुनते ही वो बच्ची चुप हो गई थी। दूसरी आया ने आकर इसके हाथ मुंह धुलवाए, वर्दी साफ की और फिर इसे स्टाफ रूम में आ गई, जहां प्रिंसिपल और बाकी सारी टीचर्स इसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इसके आते ही प्रिंसिपल ने इसे चॉकलेट पकड़ाई और फिर बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये बेबी कौन है? इस पर वो बच्ची कहने लगी, ये तो इधर वॉशरूम के बेसन में पड़ा था। वॉशरूम गई तो ये बच्चा वहाँ पड़ा था। जब इसने इसे उठाया तो वो बच्चा रोने लग गया। प्रिंसिपल ने इसे कहा कि आप टीचर्स के वॉशरूम में क्यों गई थी? आप जानती हैं ना, स्टूडेंट के लिए अलग वॉशरूम है। फिर इस वॉशरूम में आपको किसने भेजा था? इससे पहले कि वो बच्ची को जवाब देती, स्टाफ की एक टीचर बोल पड़ी थी। इसने कहा, मैडम, इस बच्ची का सुबह से पेट खराब था। वो सुबह से कई मरतबा वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन ब्रेक के वक्त जब वो वॉशरूम गई तो दोनों वॉशरूम्स में पहले ही से कोई था। इसी वजह से वापस मेरे पास आई। इमरजेंसी थी तो मैंने इसे स्टाफ रूम वाले वॉशरूम में इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। टीचर्स की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल फिर से बच्ची की तरफ नज़र मरी थी और इससे पूछा, बेटा, जब आप वॉशरूम आई थी तो इस वक्त वॉशरूम में कोई और था या आपने किसी को देखा था? तो इस बच्ची ने लाइल्मी का इजहार किया था। इसका कहना था कि जब वो हाजत से फ़ारिग होकर बेसन के हाथ धोने लगी थी, तब इसे बेसन से ये बच्चा मिला था। प्रिंसिपल 10 मिनट तक इस बच्ची से मुख्तलिफ सवालात करती रही थी, लेकिन इस बच्ची ने कुछ भी ना बताया था, बल्कि इस तरह सवाल पूछे जाने पर वो खौफज़दा हो गई थी। प्रिंसिपल ने इसे प्यार से धमकी दी और इसे कहा कि वो क्लास में या घर में किसी को भी इस बेबी के बारे में नहीं बताएगी। अगर इसने ऐसा किया तो इसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इसे ढेर सारे और भी चॉकलेट और पापड़ वगैरह मिलेंगे। प्रिंसिपल जानती थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना था। बच्ची को इधर उधर लगाकर इसने बच्ची की जहन से ये बात निकाल दी थी, और साथ ही साथ इसने ब्रेक भी बंद करके तमाम बच्चियों को ग्राउंड में बुलवा लिया था ताकि सबकी चेकिंग वगैरह की जा सके, मगर कहीं से भी कोई सुराग ना मिला। आया ने बच्चे को साफ़ सुथरा करके इसके बाद इसके लिए दूध और कपड़ों का इंतज़ाम भी कर लिया था। इस वक्त बच्चा स्टाफ रूम की मेज़ पर पड़ा सो रहा था, जबकि सारी टीचर्स और बाकी सब परेशानी से प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे, जो यहाँ वहाँ टहल रही थी, फिर बार बार बच्चे की तरफ भी देख रही थी। प्रिंसिपल ने अपने कमरे से अपना लैपटॉप मंगवा लिया था। स्कूल में सिर्फ एक ही कैमरा था, जो असेंबली हॉल के साथ स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे के बाहर को कवरेज करता था। प्रिंसिपल ने वो कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर में पियोन लैपटॉप ले आया। प्रिंसिपल ने स्वाय ए के तमाम टीचर्स को अपनी अपनी क्लासों में जाने के लिए कहा, और इसके बाद इस टीचर को साथ लेकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। और फिर कुछ ही देर में आज सुबह के मनाजर इसके सामने थे। इसने 10 बजे की कवरेज निकाली। इसके बाद एक एक चीज़ को गौर से देखने लगी थी। 10 बजे से लेकर 11:15 तक स्टाफ रूम में सिर्फ 3 टीचर्स थी, जो वॉशरूम वाली साइड गई थी, और इन्हें वापस आता भी देखा गया था। वीडियो चलते चलते 11:15 के करीब पहुंच गई थी, और ऐन इसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई थी।
प्रिंसिपल इस टीचर को देखते रहने का कहकर खुद भी इनके बुलावे पर ऑफिस की जानब चल पड़ी थी। जबकि वो टीचर्स वीडियो देखने लगी। वीडियो 10:50 पर पहुंच चुकी थी कि स्क्रीन पर देखते हुए इस टीचर की आंखों में पहले तज्जुब हो रहा था और इसके बाद जखलखते इसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। 11:52 पर एक 9 साल बच्ची जो चौथी जमात की तालिब इल्म थी वो इस जानब गई थी, जो 11:05 पर वापस आई। इसको देखकर इस टीचर के हाथों में एकदम पसीना आया और इसने कांपते हाथों से वीडियो को एकदम से रोक दिया था। वो इसे क्लोज करने लगी। जूं जूं वीडियो क्लोज हो रही थी वैसे वैसे इस बच्ची के चेहरे की घबराहट वाज़िया दिखाई देने लगी थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बार बार चोर नज़रों से इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे इसे किसी चोरी के पकड़े जाने का डर हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसने इस टीचर को सोचने पर मजबूर किया था वो इस बच्ची की चाल और वाज़िया लड़खड़ाहट थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा लड़खड़ा कर चल रही थी। इसके साथ ही साथ इसके हाथ में कुछ था जिसे वो बगल के नीचे रखकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो टीचर एकदम से सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के इसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। इसे एकदम से इस लड़की पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर इसने बड़ी मुश्किल से इस गुस्से को कंट्रोल किया था, क्योंकि ये वक्त गुस्सा करने का हरगिज़ नहीं था। इस वक्त इसे होश से काम लेना था, जोश से नहीं। यही सोचते हुए इसने खुद को कंपोज किया और एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वो सोच चुकी थी कि इसने अब क्या करना है। इसने एक नज़र स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर सामने बैठी आया को, जो बार बार इसे पूछ रही थी कि मैडम कुछ नज़र आया कि नहीं। इसने आया को अपने लिए चाय बनाकर लाने का कहा और फिर इसके जाने के बाद फ़ौरन इस लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया था। इसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। इसने जो भी करना था इन 5 मिनटों के अंदर ही करना था। इसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाईं और फिर सिर्फ 3.5 ही मिनट के बाद इसके चेहरे पर एक पुरस्कून लहर दौड़ गई थी। इसने 10:50 से लेकर 11:05 तक की सारी वीडियो डिलीट कर दी और इसकी जगह एक दूसरी वीडियो एडजस्ट कर दी थी। वो इन कामों में वैसे भी माहिर थी। इसने लैपटॉप को टेबल पर रखा और 11 बजे से वीडियो प्ले कर दी थी। इतने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम में दाखिल हुई और आकर इस टीचर के पास खड़ी हो गई और इसके पूछने पर उसने बताया, टीचर ने नफ़ी में सर हिलाया कि अब तक वो कोई भी इस तरफ नहीं गया था। ये बात कहते हुए इसकी ज़बान हकलाहट का शिकार हुई थी, जिस पर प्रिंसिपल ने इसे गौर से देखा था, लेकिन वो माहिर थी। इसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। थोड़ी देर में आया चाय लेकर आ गई थी। चाय पीने के बाद इस टीचर की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी। इसने प्रिंसिपल से घर जाने की इजाज़त ली और साथ ही अपनी भतीजी को भी ले लिया था, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का वक्त हो रहा था। इसका घर स्कूल से महज 10 मिनट की दूरी पर था। घर के बैरूनी गेट के अंदर दाखिल होते ही इसने अपनी भतीजी को बालों की चोटी से पकड़ा था और घसीटते हुए लाकर अपनी सास के कदमों में फेंका था और अपनी सास से कहने लगी, अम्मा अपनी लाडली को संभाल ले। तुझे पहले भी कहा था कि इसे किसी और स्कूल में डाल, लेकिन तुझे इस मनहूस को मेरे ही सर पर डाला था। आज तो मैंने इसे बचा लिया है, लेकिन अगर इसकी यही करतूत रहे तो सारे ज़माने में थू थू करवाएगी ये। इसको बता देना कि अब इसे मैं अपने स्कूल में नहीं लेकर जाऊंगी। स्कूल तो क्या, इसे मैं अब अपने घर में भी नहीं रखूंगी। तो इसको भेज यहाँ से। बस इतना कहते हुए वो अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि इसकी सास पोती को सीने से लगाए हक्का बक्का से अपनी बहू पर चलती हुई ज़ुबान देख रही थी। इस वक्त इसे अपनी बहू कहीं से भी पढ़ी लिखी मालूम नहीं हो रही थी। इस वक्त अगर कोई और इसे देख लेता तो वो यकीन न कर सकता कि ये औरत एक अदारे की उस्तानी है। खैर, वो बहू पर 3 हर्फ भेजते हुए पोती की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जिसका रंग जर्द पड़ रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। इसी वक्त इसे अपने पांव पर कुछ गिला गिला महसूस हुआ। इसने जैसे ही अपना पांव सामने किया, देखा तो चकरा कर रह गई। इसका पूरा पांव खून से भरा हुआ था। इसकी पोती इसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। इसने जैसे ही पोती की ये हालत देखी तो इसे लेकर करीबी अस्पताल पहुंची थी, जहां इस बच्ची को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया था। वो जले पैर की बिल्ली की तरह इमरजेंसी के बाहर इधर उधर चक्कर काटती रही। इसे अपनी पोती के बारे में बहुत तशवीश हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और फिर जो कुछ डॉक्टर ने बताया वो सुनकर इसे अपने कानों पर यकीन ना आया, क्योंकि बात थी भी नाकाबिले यकीन। एक 9 साल बच्ची के साथ भला ये कैसे हो सकता था। वो बिल्कुल ही डर गई थी। अब डॉक्टर जो कुछ कह रही थी वो गलत तो नहीं था। न 2 घंटे अस्पताल में रुकने के बाद इसकी पोती को घर भेज दिया गया। इसको होश आया, लेकिन वो बिल्कुल चुप होकर रह गई, जैसे इसके लबों पर किसी ने कफन डाल दिया हो।
लाख बुलाने पर भी वो ना बोली थी। अगले 5 दिनों तक इसने अपनी पोती को स्कूल ना भेजा, लेकिन छठे रोज़ इम्तिहान की वजह से वो इसे रोक ना पाई थी और ख़ुद इसे स्कूल छोड़ आई थी। वो स्कूल की प्रिंसिपल से भी मिलना चाहती थी ताकि इससे पूछताछ कर सके कि ये किस किस्म का स्कूल था कि बच्चों के साथ इतना कुछ हो जाता है और स्कूल में किसी को खबर तक नहीं होती। आखिर वो लोग इस कदर बेखबर थे, लेकिन इसकी मुलाकात प्रिंसिपल से ना हो पाई थी। दूसरी तरफ बच्ची जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची, इसकी टीचर ने इसे फ़ौरन इसे ऑफिस में जाने का कह दिया था। प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वो बच्ची एकदम घबरा गई। इसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। वो इसी चीज़ से तो कतरा रही थी, इसलिए वो इतने दिन स्कूल भी नहीं आई थी। वो जानती थी कि प्रिंसिपल ने इसे क्यों बुलाया था, तभी वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। पहले ही वो बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठी थी, क्योंकि क्लास की ज़्यादातर लड़कियाँ इसको नफ़रत अंगेज़ नज़रों से देखते हुए इससे दूर जा बैठी थी, जैसे वो कोई अछूत हो या किसी गंद की पोटली हो। कोई लड़की भी इससे बात नहीं कर रही थी, जहाँ तक कि इसकी दोस्तें भी इसको गंदी गंदी कहते हुए इससे अलग हो गई थी। ऊपर से अपनी टीचर की चुभती हुई नज़रें इसे अंदर तक चीर रही थी। ऐसे में प्रिंसिपल के बुलावे को सुनकर वो और ज़्यादा परेशान हो गई और सर नीचे करके रोने लगी थी। तभी इसकी टीचर गुस्सा करते हुए इसके पास पहुंची थी और इसको उठाकर ज़बरदस्ती अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई थी। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचकर जैसे ही टीचर ने इसे छोड़ा तो इसने वापस बाहर की जानब दौड़ लगा दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जाती अंदर आती, आया ने प्रिंसिपल के इशारे से ही इसे पकड़ लिया था और अच्छी तरह काबू भी कर लिया था। तभी प्रिंसिपल चलते हुए इसके पास आई और आते साथ ही इसने बच्ची के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा था। तुम समझती क्या हो? खुद को, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी सी उम्र में ये तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई और अब भाग रही हो। तुमने क्या सोचा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। हकीकत कभी छुप नहीं सकती। आप बताओ क्यों किया तुमने ये सब? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? प्रिंसिपल शुरू में कुछ सख्त हुई और आखिर में नरम लहजा अपनाते हुए इस बच्ची से पूछने लगी थी। सख्ती करती भी तो किस चीज़ पर करती? इसके सामने खड़ी बच्ची जिसका कद मुश्किल 3.5 फुट का था, आंसू गालों से नीचे गिर रहे थे और वो खौफ से थर थर काँप रही थी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही अपने बाजू छुड़ाते हुए प्रिंसिपल के पैरों में गिर गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर दादो को बताया था। दादो ने कहा था कि डरते नहीं, ये निज़ाम कुदरत है। तुम परेशान ना हो, मैं सच कह रही हूँ। मैडम मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गंदी नहीं हूँ। सब लड़कियाँ गंदी कह रही हैं। मैडम मैं गंदी नहीं हूँ। इतना कहते ही वो बच्ची प्रिंसिपल के कदमों में ही बेहोश हो गई थी। इसकी ये हालत देखकर प्रिंसिपल ने फ़ौरन से पहले इसे अस्पताल पहुंचाया था और फिर वहां इनको जो कुछ पता चला, इनके पैरों से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था। प्रिंसिपल ने इसी वक्त स्कूल फ़ोन करके लिस्ट बनाने का कह दिया था कि इस दिन जो भी जितने भी लोग स्कूल में मौजूद थे, इन तमाम के नाम लिखे जाएं और कल हर हालत में इनको स्कूल में हाज़िर किया जाए। प्रिंसिपल सख्त तैश में आ चुकी थी। इस बच्ची के ज़रूरी टेस्ट के बाद प्रिंसिपल इसे घर पहुंचा रही थी। अगली सुबह प्रिंसिपल की टेबल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो प्रिंसिपल ने इस बात को अच्छी तरह यकीन दहानी कराई कि वो तमाम के तमाम लोग आज हाजिर थे। फिर चाहे वो गार्ड हो या क्लार्क या पियोन या कोई सफाई वाला, तमाम लोगों को स्कूल के मैदान में जमा कर लिया था। इससे थोड़ी ही देर बाद सिटी अस्पताल से फ़ोन किया और अगले आधे घंटे में स्कूल की अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, जो सब लोगों को डीएनए टेस्ट करने आई हुई थी। क्योंकि इस दिन इस बच्ची को अस्पताल लेकर गई थी, तो डॉक्टर ने इसे बताया कि बच्ची किसी सदमे के ज़ेरे असर ही बेहोश हुई है और सदमा ये था कि बच्ची को बालग हो जाने के बारे में कोई इल्म नहीं था। बच्ची के माँ बाप नहीं थे। दादी के साथ चचा और चची घर में रहती थी। चची को तो वो शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी। न जाने चची और दादी बेचारी पुराने ज़माने की थीं। इसके जहन में यही बात थी कि बच्चियाँ 14 या 15 साल की उम्र में या 12 के बाद बालग होती हैं। लेकिन आजकल का वक्त बदल गया है। अब तो हर दूसरी तीसरी बच्ची 9-10 साल की उम्र में ही बालग हो रही थी। इस 9 साला बच्ची का नाम मानूर था। इसके साथ भी यही हुआ था। वो 9 साल की उम्र में ही बालग हो गई थी। इस दिन वो इसी सिलसिले में इस टीचर के पास गई थी जिसने इसे ज़रूरी चीज़ें देने के बाद वॉशरूम भेजा था। और फिर टीचर की माँ की मौत हो गई, तो वो इसी दिन इमरजेंसी की छुट्टियों पर चली गई थी और आज प्रिंसिपल के बेहद इसरार करने पर वापस आई थी। इस दिन घर आने के बाद मानूर की चच्ची ने इसके साथ जो सलूक किया, इसके बाद मानूर बहुत डर गई थी। इसने सोचा कि इससे बहुत कुछ गलत हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए चच्ची इसे ऐसा कह रही हैं।
इसके बाद इसने अपनी दादी की बातें भी सुनी थी, जो वो डॉक्टर से कह रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो सकता है। ये सब सुनकर डर गई थी। मजीद सोने पे सुहागा ये हुआ कि क्लास की बच्चियों ने इसे गंदा कहना शुरू कर दिया था। तो वो इसे गंदा इसलिए कह रही थी क्योंकि घर वालों और टीचर की ज़बानी उन्होंने सुना था कि मानूर को छोटी सी उम्र में बच्चा हुआ है। लेकिन मानूर इस बात से अनजान थी कि वो समझती थी कि पीरियड की वजह से ही सारी लड़कियां इसे गंदा कह रही हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचकर प्रिंसिपल का शक भी दूर हो चुका था और फिर जब माँ नूर को छोड़ने घर गई तो इनकी मुलाकात नूर की दादी से हुई थी। इनसे घर के हालात वगैरह जानने के बाद प्रिंसिपल वहां से निकल आई थी। प्रिंसिपल ने बच्चे की शिनाख्त कराने के लिए फिर डीएनए को ही तरजीह दी थी। इसीलिए अगले ही दिन स्कूल के अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। सब लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए और आखिर में जब प्रिंसिपल अपने साथ साथ तमाम टीचर्स के टेस्ट करवाने का कहा तो इनमें एक ऐसी टीचर थी जिसके चेहरे का रंग फिक हो गया था। इसे देखकर प्रिंसिपल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी और वो पहले ही इसके बारे में जान चुकी थी, लेकिन बगैर किसी मजबूत सबूत के वो इसे पॉइंट आउट नहीं कर सकती थी। मगर अब इसे यकीन था कि सबूत बहुत जल्द इसके हाथ में होगा और सिर्फ 3 दिन का इंतज़ार करना था, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स एक ही दिन में मिलना मुमकिन नहीं थी। इतनी सारी रिपोर्टों के लिए कम अज़ कम 3 दिन दरकार थे और फिर ये 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए थे। चौथे दिन सारी रिपोर्ट्स प्रिंसिपल के हाथ में थी। प्रिंसिपल बगैर किसी को बताए स्कूल से निकल गई और सीधा मानूर के घर जाकर रुकी। मानूर के घर जाते वक्त वो बच्चा अपने साथ ले जाना नहीं भूली थी, क्योंकि वो बच्चा इसी का था। थोड़ी ही देर में मानूर की चच्ची भी घर पहुंच चुकी थी। वो प्रिंसिपल को देखकर घबरा गई थी, लेकिन फिर जो ही इसने बच्चे को देखा तो हज़ियाने अंदाज में मानूर की तरफ बढ़ी थी। देखा अम्मा, तेरी पोती ने क्या गुल खिला कर आई है। हमारे मुंह पर तो इसने कालक माल दी है, हमारे सर पर हाक डाल दी है। नौमरी में ही माँ बन बैठी है। महानूर की चच्ची दोनों हाथों से मानूर को पकड़कर झंझोड़ रही थी। इससे पहले कि वो मानूर को मजीद अपने तशद्दुद का निशाना बनाती, घर के दरवाजे मानूर के चचा अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने आते ही साथ ही मानूर की चच्ची को पकड़कर मानूर से दूर धकेला था। प्रिंसिपल बच्चे को लेकर मानूर की दादी के पास गई और बच्चा इसकी गोद में रखने के बाद इससे कहने लगी, ये रही आपकी अमानत। ये बच्चा आप ही का पोता है और इस घर का वारिस है। और फिर वो मानूर की दादी को यूं ही हक्का बक्का छोड़ते हुए चलते हुए मानूर की चच्ची के पास आई थी। इससे कहा कि मैं आपको एक काबिल उस्तानी समझती थी, मगर मैं गलत थी। जो औरत खुद की औलाद को पैदा होते साथ ही अपनाने की बजाय मरने के लिए फेंक दे, वो किसी और को क्या सबक देगी। आप ना हकीकी माँ कहलाने के लायक हैं और ना ही रूहानी माँ। आपने एक छोटी सी बच्ची की ज़ात को निशाना बनाया, खुद की ज़ात बचाने के लिए, ये जाने बगैर कि इस बच्ची की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आप किसी को क्या सबक देंगी, क्या सीख देंगी। बच्चों को कि औलाद झंझट है, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अफसोस कि मैं मज़ीद आप जैसी उस्तानी और औरत को अपने अदारे में नहीं रख सकती। इतना कहते साथ ही प्रिंसिपल वहाँ से चली गई थी। मानूर के चचा को वो पहले ही से सारा सच बता चुकी थी कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मानूर के चचा का ही बेटा था, जिसे इसकी चची ने पैदा होते साथ ही फेंक दिया था। ये कोई पहला बच्चा ना था, आज से पहले वो 3 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी। इसको बच्चे सख्त नापसंद थे, यही वजह थी कि इसने अपने बच्चे ना होने ही ना दिए। मानूर के चचा ने इसी वक्त इस औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो औरत थी ही अपनी जात बचाने के लिए, इसने कई लोगों को मुसीबत में डाला था। इसकी वजह से स्कूल की अच्छी खासी साख खराब होते होते रह गई थी। ऊपर से इतने लोगों पर किए जाने वाला शक मानूर जैसी छोटी बच्ची पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना सर-ए-फ़हरिस्त था। यह सब माफ़ी के काबिल नहीं था और ना इन लोगों में अब इतना ज़र्फ़ था कि इस औरत को माफ़ करके दोबारा अपने पास रख सकते थे।